नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आइपा ऐसा मंच जो समाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है, देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आगे बढ़ाने से मतलब ये कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, वो इसी मंच से हम उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं एक खास मकसद से, खास मकसद इसलिए क्योंकि नॉमिनेशंस के दौर शुरू हो गए हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार हैं वो नॉमिनेशंस कर रहे हैं। हालांकि पहले जब चुनाव होते थे और नॉमिनेशंस में जो तामझाम दिखता था, जो रैलियां दिखती थी, जो शक्ति प्रदर्शन दिखता था, वो अब नहीं दिख रहा है। और वजह है कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से जब नॉमिनेशंस के लिए कैंडिडेट पहुंच रहे हैं तो वहां पर तामझाम नहीं दिख रहा है कि आरएलडी के जो कैंडिडेट हैं पंडित सुदेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि जनता उनसे क्या उम्मीदें कर रही हैं और वो किन मुद्दों को लेकर जनता से वोट मांगने जाएंगे। और ख़ास बात ये कि आज उन्होंने नॉमिनेशन भी किया है, तो उनसे जानेंगे कि नॉमिनेशन उनकी कैसी रही। पंडित सुदेश शर्मा जी, आपका स्वागत है आइपा में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो वास्तव में सामाजिक प्लेटफार्म पर जो सच्चाई से अवगत लोगों को कराता है, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपको मुबारक भी, टिकट दी गई है, आप में विश्वास जताया गया है। नॉमिनेशन आज आपने दाखिल किया है, कैसा रहा? जी बहुत अच्छा रहा। मैंने आज नॉमिनेशन दाखिल किया है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में। अपनी जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर के आज मैंने नॉमिनेशन किया है। मेरा सवाल सबसे पहले ये कि जनता आपको ही वोट क्यों करे? देखिए अमृता जी, मैं यहाँ इस शहर में 2006 से लेके और 12 तक चेयरमैन रहा हूँ और मेरे द्वारा यहाँ जनता के आशीर्वाद से मोदी नगर के अंदर अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, विकास कार्य। और हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर नगर पालिका को लाने का काम किया, चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे हिंदुस्तान की जितनी भी मशहूर मैगजीन है उनमें सब में आपको उस विकास का उल्लेख मिलेगा। इस मोदी नगर के अंदर शायद उस समय एक भी शौचालय नहीं होता था। आप यू कांट बिलीव इट के पूरे 8 किलोमीटर के दायरे में एक भी शौचालय नहीं था इस शहर के अंदर। लेकिन जब मैं चेयरमैन बना तो हर 100 मीटर के अंदर यहाँ पर शौचालय का निर्माण हुआ। और शौचालय ऐसे थे कि उनके अंदर पानी, साबुन, तौलिया, कर्मचारी 24 घंटे उपलब्ध और निःशुल्क रहते थे। मोबाइल टॉयलेट इस प्रकार से थे कि उनमें 4 स्नानघर थे, 4 शौच जाने के लिए थे। लोग बाग उसमें वहाँ से गोविंदपुरी से बैठते थे, रेलवे स्टेशन पर उतर जाते थे, चलते चलते उसमें तैयार भी हो जाते थे। और चाहे मोदी नगर से हापुड़ रोड हो, 50 सालों में वो रोड 1.5 से 2 घंटे सफ़र लगता था हापुड़ तक पहुँचने में। लेकिन आज आपको 15 मिनट से 20 मिनट में आप हापुड़ पहुँच जाते हैं। जो शहर की पिछले 5 वर्षों में दुर्दशा हुई है, आज आप जाकर के इस मोदी नगर का स्वरूप देख लीजिए। हमको तो रोना आता है अपने उस मोदी नगर की दुर्दशा देख करके, जिस मोदी नगर को हमने बड़े प्यार से, बड़े ढंग से संवारा था, एक उस हैसियत से कि ये मेरा मोदी नगर मेरा परिवार है। बताऊं कि मोहिद्दीनपुर शुगर मिल हमारे यहाँ नहीं चल रहा था और वो बल्कि पिछली सरकारों में बेच दिया गया था। और मैंने ये संकल्प लिया था कि यदि मैं मोहिद्दीनपुर का शुगर मिल नहीं चलवा पाया तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जनता जनार्दन का शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्हीं के आशीर्वाद की ताकत से हम उसमें भी कामयाब हुए कि वो बिका हुआ मिल वापस करा करके और चलवाने का काम कराया और आज किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली। आप कह रहे हैं कि अब मौजूदा सरकार ने कोई काम नहीं किया, पहले आपने जितने काम किए थे अब वही काम जो है उन लोगों जो विकास आपने किए हैं अब उसी की स्थिति खराब हो गई, उसे मेंटेन नहीं किया गया है, आपका ये कहना है? देखिए मैडम, मेरे विचार से माफ़ कीजिएगा अमृता जी कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र मोदी नगर का प्रतिनिधित्व किया है और आगे करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, सरकार की बात तक मैं जा ही नहीं रहा कि सरकार ने क्या नहीं किया और क्या किया। मैं बात कर रहा हूं मोदी नगर की कि मोदी नगर विधानसभा इतना उपेक्षित हुआ है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उपलब्धता के नाम पर यदि वो एक भी काम गिनवा दें, एक भी इवन ए सिंगल, मैं कह रहा हूं, कोई ऐसी उपलब्धि कि उन्होंने एक कोई विशेष कार्य
किया हो। दरअसल कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से रैलियों पर भी रोक है। ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं या डिजिटली कैंपेन कर सकते हैं? आपको लगता नहीं कि बहुत बड़ी चुनौती है? हमें उम्मीद है कि जो चुनाव आयोग शायद कुछ परमिशन भी दी है कि भाई 300 लोगों तक आप जो है किसी हॉल के अंदर कर सकते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी 600 आदमी की होनी चाहिए। तो उस तरीके से मैनेज करके करेंगे। और जो डिजिटली है, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और 5 आदमियों के साथ भी जा करके लोगों के यहाँ घर पर बैठने का, उनके ड्राइंग रूम में जा करके 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 आदमियों से थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप जब लोगों के पास जाते हैं, जैसा कि आपने कहा कि डोर टू डोर जा भी रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कुछ शिकायतें मिल रही हैं, कुछ कंप्लेंट्स, और क्या उम्मीदें कर रहे हैं? लोगों के द्वारा मैं आपको सही बताऊं अमृता जी कि बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। महिलाओं की भागीदारी को कैसे देखते हैं आप राजनीति में? निश्चित रूप से हमारी महिला बहनों की जो भागीदारी है, और वो होने भी चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा सबसे ज़्यादा यदि उपेक्षा की जा रही है तो आज हमारी उन महिला बहनों की, कि जैसे जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु की हैं, विधवा बहनें हैं हमारी, उनकी पेंशन की योजनाएं जो सरकार के द्वारा उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि निष्क्रिय हैं तो वो सुविधा उन तक नहीं पहुंच पाती है। सपा के साथ हाथ मिलाया आपने, इस गठबंधन को कैसे देखते हैं आप? इसका कितना फायदा मिलने वाला है चुनाव में आपको? देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल का, हमको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने जब माननीय अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री थे तो बहुत अच्छे कार्य, विकास कार्य उन्होंने किए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो बिजली विभाग का मामला हो, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवे का मामला हो, बहुत काम किए गए। केवल फ़र्क इतना रहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरह उन्होंने इवेंट नहीं बनाए, लेकिन जो है काम वास्तव में अखिलेश सरकार ने काम किए। दूसरे, हमारे जो नेता जयंत चौधरी हैं, उनके जो दिल में एक मजदूर और किसानों के लिए जो पीड़ा है, अभी आप देखिए, आपने किसान आंदोलन देखा, लेकिन इस सरकार ने पूरा वर्ष गुजरने के बाद उन किसानों ने जाड़ा, गर्मी, बरसात, तीनों चारों सीजन झेले, लेकिन इस सरकार ने नहीं सुनी। और जब अपना मतलब पड़ा, अब चुनावी मौसम आया, तो केवल वो भी आता है अखबारों में कि अस्थायी रूप से वो काले कानून वापस लेने की बात करते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे आपने चर्चा की किसान आंदोलन की, उसका कोई असर देखने को मिलेगा चुनाव में? निश्चित रूप से। आजकल सब नौजवान पढ़े लिखे हैं, किसानों के बच्चे सब पढ़ लिख गए, अब इतनी आसानी से उनको नहीं बहकाया जा सकता। सब जानते हैं कि अगर किसानों की कोई आवाज़ उठाता है तो वो राष्ट्रीय लोकदल और उसके नेता जयंत चौधरी हैं। अगर किसानों की कोई बात करता है तो वो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं। मजदूरों की कोई बात करता है तो वो जयंत चौधरी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आरएलडी को किसानों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, और सब जगह आप देखना आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत अच्छी वोटों से जीतेगा। लगातार अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि उन्हीं की सरकार बनने वाली है, इतिहास दोहराने जा रहे हैं, हम बीजेपी को बाहर निकालेंगे, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि सपा को तो डर लग गया, इसी वजह से छोटे छोटे दलों को मिलाना शुरू कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे दल मिला रखे हैं केंद्र के अंदर, और वो तो ये भी काम करते हैं कि चाहे जनमत किसी को मिला हो, सरकार फिर भी खुद बनाते हैं, चाहे मणिपुर का मामला हो, गोवा का मामला हो, कहाँ का। तो उन लोगों को ये आरोप लगाने का हक मुझे नहीं लगता कि उनको है। इन सपा से भी कुछ लोग भी निकल आए हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है, ये तो सभी पार्टियों में हो रहा है। देखिए, मान लिया जहाँ किसी को टिकट नहीं मिला, अगर कोई इस तरीके की नाराज़गी है तो ये लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ कि वहाँ से तो कैबिनेट मिनिस्टर छोड़ करके इस दल में आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर छोड़ करके आ रहे हैं। तो देखिए, इन बातों में और उन बातों में बड़ा फ़र्क है। तो आप क्या कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर अगर सपा में आ गए हैं, यानी आपके गठबंधन में आ गए हैं, तो इसका उनको नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, वो खाली कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है जो छोड़ कर आए हैं, चाहे वो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हैं या दूसरे जो लोग हैं, वो एक विशेष उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं।
वो काफ़ी कुछ लोकसभाओं को और विधानसभाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले वो बड़े नेता हैं। और आज से वो सदन के मेंबर नहीं है, वो हर बार लगभग जीत करके आते हैं और सदन के सदस्य रहते हैं। यूपी में जातिवाद की राजनीति बहुत होती है और वोट बैंक को भी उसी तरह से देखा जाता है और उसी तरह से ट्रीट भी किया जाता है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो कम से कम इस जातिवादी राजनीति से बहुत दूर रहने की बात करता हूँ। और मैं तो अपनी मीटिंगों में भी और बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में कहता हूँ कि यदि मैंने आज तक किसी से नाम पूछा हो, मैंने किसी से गांव पूछा हो या मैंने किसी से जात पूछी हो, तो भाई मैं राजनीति में से छोड़ के चला जाऊंगा, चुनाव लड़ने आपके बीच में नहीं आऊँगा। आप ये कहते हैं कि आरएलडी जातिवाद की बात नहीं करती? हाँ, आरएलडी क्यों जातिवाद की बात बताइए ना, कोई एक ऐसा प्रमाण दीजिएगा कि कहाँ से जातिवादिता की बात कर रही है, बताइए। आरएलडी तो सबकी किसानों की पार्टी है। किसान में तो हर बरादरी के लोग मौजूद हैं। किसान जाट भी हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, त्यागी भी हैं, गुजर भी हैं, हरिजन भी हैं, सब लोग किसान हैं भाई। किसान तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आपका ये कहना है कि आप किसानों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और यहाँ जो भारत देश है वो ज़्यादातर जो प्रगति की राह पर है वो किसानों की वजह से ही है। ज़्यादातर लोग वो खेती करते हैं। तो अगले 5 सालों में अगर आप चुनकर आते हैं तो किसानों को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से हम किसानों की बेहतरी के लिए काम करेंगे और दूसरे हमको यदि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जो कि निश्चित रूप से मिलने के लिए जा रहा है, तो सबसे पहला काम तो इस मोदी नगर के अंदर हमारे यहाँ पर एक बड़ा बीमा हॉस्पिटल है जिसमें बहुत मतलब जो है जगह है, सैकड़ों बीघे। उसके अंदर एक मिनी ट्रामा सेंटर, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट तो नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन उसी की तर्ज पर आधुनिक मशीनों से युक्त मिनी ट्रामा सेंटर उसमें स्थापित कराएंगे कि जिसमें आधुनिक मशीनों से हमारे यहाँ की गरीब जनता का, चाहे गरीब है अमीर है, उन लोगों का इलाज हो सके। यहाँ जाम की समस्या बहुत देखने को मिलती है, उसके लिए क्या करेंगे अगर आप चुनकर आए तो? देखिए, अभी तो यहाँ पर जो ये रेलवे का काम चल रहा है उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत जाम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जाम की समस्या तो अब आने वाले समय में ये 4-6 महीना की है, ये नहीं रहेगी। यहाँ आम जन से मैंने बात की, युवाओं से भी बात की, तो उनका ये कहना था कि शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छा करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से यहाँ पर लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ही है, उनके लिए डिग्री कॉलेज खुले और भी सरकारी कॉलेज खुले, इंटर कॉलेज खुले। इस बार हम जो है हर ब्लॉक के अंदर कम से कम एक कॉलेज खुलवाने की बात निश्चित रूप से उठाएंगे और उसको उठाएंगे क्या संकल्प लेते हैं कि उसको बनवाएंगे यहाँ पर। महंगाई के मुद्दे हमेशा राजनीति में होती है बात, क्योंकि महंगाई आम जन की जेब से जुड़ा हुआ है मुद्दा, क्योंकि आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग इसकी शिकायत भी करते हैं। महिलाएं खास करके जब हम किचन का भार उठाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बेतहासा महंगाई में मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जो तेल 50 रुपये लीटर, 60 रुपये लीटर था डीजल, आज वो 100 रुपये पार कर रहा है। सरसों का तेल यदि 60 रुपये 50 रुपये लीटर था तो आज 200 रुपये लीटर है। आप देख सकते हो कि कितने गुना महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो पहले 200 रुपये की रिश्वत दे के काम होता था, आज वो 2000 रुपये की रिश्वत दे करके काम हो रहा है। कोरोना में मिसमैनेजमेंट हुआ? निश्चित रूप से, अरे सबने देखा है किस तरीके से जो है डेड बॉडियों का जो है भी उनका तक अपमान हुआ है। कोरोना में इलाज नहीं मिला। हमारे साथी, मैं नाम अगर आपको उंगलियों पे गिनवाऊं तो हमारे कितने करीबी साथी हमें छोड़ करके चले गए, कितने हमारे बड़े हमको छोड़ करके चले गए। पर कोई ऐसा परिवार नहीं बचा है। मैडम, क्या बात कर रही हैं? और आंकड़े सरकार छिपा रही है। देश जी, इतनी समस्याएं आपने बताई, जनप्रतिनिधि आप भी हैं, तो विपक्ष के तौर पर भी आपको इन मुद्दों को उठाने का पूरा हक है और आपका फर्ज भी है। तो आपने किस तरह से इन मुद्दों को उठाया? मैंने इन मुद्दों को इस तरीके से उठाया कि जब कोरोना काल जैसी विपत्ति, कोरोना जैसी महामारी समाज के अंदर आई, तो हमने कभी अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करके हमने उन गरीबों में, आप हमारे जो है वो अपने चाहे वो चैनलों के माध्यम से उससे देख सकते हो कि किस तरीके से घूम घूम करके हमने राशन वितरित किया। आपके क्षेत्र के लोगों के लिए कोई आखिरी मैसेज? देखिए, मैं अपने
क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन से, अपने भाइयों बहनों से, अपने बुज़ुर्गों से, जो भी मेरे आदर और पूजा के योग्य मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे भाई और बहन नौजवान साथियों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि अपने इस शहर की दुर्दशा को, इसको बचाने के लिए हमको शहर बचाना है। ये शहर मेरा मोदी नगर मेरा परिवार है। मैं आप सब से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं कि आने वाली 10 तारीख में जो आपको एक ऐसा अधिकार इस लोकतंत्र में मिला है कि जिसका इस्तेमाल आप 5 वर्ष में वोट की चोट के द्वारा आप कर सकते हैं, उसका समय आ गया है कि आप उस वोट की चोट से अपना मनचाहा प्रतिनिधि चुन सकते हो, वरना फिर 5 साल के लिए पछताना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारी से भारी मतों से आप मुझे विधायक नहीं, अपने आप को विधायक बनाएं, क्योंकि मेरी जीत जनता की जीत होगी। पंडित सुदेश जी, आईपा से जुड़े हमसे खास बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो समाज की, चाहे वो कुरीतियाँ हों, चाहे समाज की अच्छाइयाँ हों, एक आईफा जैसे प्लेटफार्म से जो आप लोगों के बीच में लाती हैं, आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं और आपका चैनल भी बधाई का पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी। तो हमारी एक खास मुलाकात थी पंडित सुदेश शर्मा जी के साथ, जो आरएलडी के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने बताया कि जब वो चुनकर आएंगे तो आम जन के लिए क्या कुछ करेंगे, और पहले भी उन्होंने क्या कुछ किया उन्होंने बताया। तो हमारी खास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।